बैक दोस्तों, स्वागत है अपने सत्यकेतु डिफेंस एकेडमी के लाइव सेशन में। आज फिर हम लोग जो है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं और उन क्वेश्चनों को हम लोग जो है कंटिन्यूस सॉल्व करते हुए चलेंगे। ओके, तो प्यारे विद्यार्थियों, क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक बार जो है वो अपनी क्लास को लाइक और शेयर जल्दी से जल्दी कर लीजिए और जल्दी से जल्दी अपनी जो है वो लाइव क्लासेस में आ जाइए। ओके, मुकेश अंबानी, ओके, जसोल सिंह भाटी, ओके, गुड मॉर्निंग। अकेडमी के कांटेक्ट नंबर दो। अरे मिल जाएंगे, ठीक है, अभी आपको सब मिल जाएंगे, अकेडमी के कांटेक्ट नंबर वगैरह सब मिल जाएंगे आपको। अभी अपने आपके स्क्रीन बोर्ड पर जो है वो मॉनिटर के ऊपर जो है आपको सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है ना। ओके, इसमें पूछने की भी बात नहीं है क्योंकि हमेशा ही आपके मॉनिटर के ऊपर ये चलता रहता है, तो आपको देख लेना चाहिए। ओके प्यारे विद्यार्थियों, तो हम लोग जो है अपनी क्लास को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आपने जो आज की क्लास का जो पहला जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है। देखो, जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप होने का स्पष्ट किया जाता है। यानी जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप होने को स्पष्ट किया जाता है। ऑप्शन ए, अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग किए जाने से, बिलों में रहने के प्रति अनुकूलन से, प्राकृतिक चयन से और उपार्जित लक्षणों की वंशागति से। तो इसका आंसर क्या होगा? तो जल्दी से मुझे जो है इस क्वेश्चन का आंसर भेजो प्यारे विद्यार्थियों। क्या आंसर होगा? जल्दी से आंसर भेजो, क्या होगा? ओके, जल्दी आओ। तो अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? जल्दी से भेजो कि जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप होने को स्पष्ट किया जाता है। मतलब कि सांपों में, प्यारे विद्यार्थियों, ऐसा माना जाता था कि पहले जो है ये जो सांप होते हैं ना, इस सांप के भी जो है वो क्या होते थे? पैर होते थे। फिर ये धीरे धीरे पैर जो है, सांप जब बिल में घुसता था तो उस समय ये पैर जो है उसके क्या होती थी? अड़चन आती थी। इसलिए ये धीरे धीरे पैरों का क्या होता गया? पैर जो है विलुप्त होते गए। यानी इसमें जो अंग जितना उपयोग होता था वो अंग जितना ही बढ़ता गया और जो अंग अनुपयोग होता था उसका जो है लोप होता गया। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहां से हम लोग कहेंगे अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग किए जाने से, यानी जो अंग जितना उपयोग किया जाता है उसका उतना ही विकास हो जाता है और जो अंग जितना उपयोग में नहीं किया जाता है वो अंग उतना ही क्या हो जाता है? अनुपयुक्त यानी विलुप्त हो जाता है। ओके, ये प्यारे विद्यार्थियों अपने लेमार्क ने समझाया था। इसके बारे में किसने समझाया था? लेमार्क। तो आपको ये कहानी तो पहले भी एक पता होगी कि एक जिराफ था। जिराफ की पहले जिराफ जो था वो कुत्ते डॉगी जितना उसका आकार था। फिर ये जिराफ जो था उसका आकार जो है बहुत बड़ा हो गया, वाई, और उसका आकार में भी जो है उसकी गर्दन बड़ी हो गई। क्यों हुआ? तो लेमार्क यह कहता है कि जो अंग, जिस अंग का जितना उपयोग होता है वो अंग उतना ही क्या हो जाता है? डेवलप कर लेता है, और जो अंग जितना कम में उपयोग होता है उसका धीरे धीरे जो है विलुप्त होने लगता है। ओके, यानी जिराफ की ये जो गर्दन थी ना, पहले जिराफ का आकार जो है वो डॉगी के समान था। फिर क्योंकि वो घास वगैरह जो है वो नीचे लगती थी, फिर घास जो है धीरे धीरे जो है वो क्या हुए? पेड़ पौधों से जो है बड़ी बड़ी टहनियों को वो जो है खाने लगा, जिससे उसकी गर्दन का जो है बहुत ज्यादा उपयोग होने लगा। इसकी वजह से उसकी गर्दन जो है धीरे धीरे बहुत लंबी होती गई। यही क्या है? अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग। ओके, विकास यादव, जय हिंद। ओके प्यारे विद्यार्थियों, यहां से हम लोग जो है अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कुछ इस प्रकार से है, वो देखो अगला है, पादपों में जल तथा खनिज लवणों का संचालन किसके द्वारा होता है? तो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें कुछ सोचने वाली तो बात है नहीं कि अपने पादपों में जल तथा खनिज लवणों का संचालन किसके द्वारा होता है। ये सब आप लोग जो है जानते हो, क्योंकि आपको पता होगा कि ये जो पौधा है, इस पौधे में जड़ जो होती है, रूट, इसका प्रमुख कार्य क्या होता है? जल व खनिज लवणों का अवशोषण करना, और यहां से जल व खनिज लवणों को ऊपर तक पहुंचाया जाता है, पत्तियों तक। किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? तो जाइलम के द्वारा।
यानी प्यारे विद्यार्थियों, पौधे में जो है दो प्रकार के संवहनी उत्तक होते हैं। कौन से? संवहनी उत्तक। और वे कौन से दो संवहनी उत्तक है? तो जाइलम एंड फ्लोएम, ये दोनों जो है संवहनी उत्तक है। प्यारे विद्यार्थियों, जाइलम जो होता है वो नीचे से जल व खनिज लवणों को पत्तियों तक पहुंचाता है, और ये जो फ्लोएम जो होता है वो ऊपर से अपने पत्तियों के द्वारा जो भोजन बनता है उसको नीचे जड़ों तक लाने का कार्य करता है। ओके, तो अपने एग्जाम में अपने यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछा है कि पादपों में जल व खनिज लवणों का संचालन, तो जल व खनिज लवण नीचे से ही जाएंगे। तो सीधी सी बात है, किसके द्वारा? जाइलम के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो अपने क्या हो जाता है? राइट हो जाएगा। ओके, आगे चले हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग इस प्रकार से है, देखो, सबसे छोटा पक्षी निम्नलिखित में से कौन सा है? तो जल्दी से अपने ये बताओ कि सबसे छोटा पक्षी जो है वो कौन सा है। जल्दी से मुझे इस क्वेश्चन का जो है आंसर अपने जल्दी से कमेंट बॉक्स में दो कि इस अपने सबसे छोटा पक्षी जो है वो कौन सा है। ठीक है, ओके। जसोल सिंह, विनोद, विकास यादव, मुकेश अंबानी, बिसल आर्मी, जसोल सिंह भाटी, मोनू सिंह। ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छा, ठीक है, वेरी गुड। जसोल सिंह भाटी का आंसर सबसे पहले सी आंसर आया है, ह्यूमन गेट। ओके, मुकेश अंबानी सी, सौरभ नेगी सी, विशाल आर्मी का सी आंसर आ रहा है, वेरी गुड, बहुत अच्छा। यानी कि सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? तो इसमें तो कुछ, ये तो एकदम फिक्स क्वेश्चन है भाई, इसमें कुछ समझाने वाली भी बात नहीं है कि सबसे छोटा पक्षी कौन सा है। तो अपने सीधी सी बात है, गुंजन पक्षी। गुंजन पक्षी जो है वो सबसे छोटा पक्षी है, राइट। ओके, बाकी कबूतर, तोता, ये तो आप सब लोग जानती हो, घरेलू, गोरैया, गोरैया मतलब चिड़िया। ओके, तो इसका आंसर अपने सी आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। ओके, आगे चले हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार से है, हरित लवक होता है इस कोशिका में। हरित लवक किस में होता है भाई? जल्दी से बताओ। जल्दी से मुझे इस क्वेश्चन का आंसर भेजो। हरित लवक किस में होता है? हरित लवक होता है किस कोशिका में? हरित लवक होता है ऑप्शन ए जंतु कोशिका, ऑप्शन बी पादप कोशिका, ऑप्शन सी दोनों, या ऑप्शन डी कोई नहीं। जल्दी से आंसर भेजो। हाँ जी, प्लांट्स में, बहुत अच्छा। तो इसमें भी अपने ज्यादा सोचने वाली तो बात है नहीं, फिर भी हम लोग देखते हैं कि हरित लवक, अब सीधी सी बात है कि लवक जो होते हैं वो सीधी सी बात है किस में पाए जाते हैं? पौधों में ही पाए जाते हैं। बाकी जंतुओं में तो लवक पाए नहीं जाते। लवक तीन प्रकार के होते हैं, एक होता है वर्णिल लवक, एक होता है अवर्णिल लवक, और एक होता है हरित लवक। ठीक है ना। हरित लवक जो है ये रहा हमारे पास में। हरित लवक जो है पौधों की पत्तियों में पाया जाता है, जिसकी वजह से पौधों की पत्तियों का रंग क्या होता है? हरा होता है, और इसी हरित लवक के कारण पौधे जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है वो कर पाते हैं, बराबर ना। ओके प्यारे विद्यार्थियों, ये लवक जो नाम है इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं प्लास्टिड बोलते हैं। ओके, और इसको जो खोज जो है या ये नाम जो है वो किसने दिया? हैकल ने दिया था। ठीक है ना, ये चीज जो है वो ध्यान में रखनी है। तो हरित लवक जो होता है वो अपने प्लांट में पाया जाता है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका क्या हो जाता है? राइट आंसर। ठीक है, आगे चले हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भाई आगे वाला क्वेश्चन देखो, जल्दी से इसका आंसर भेजो। क्या होगा? कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि वृद्धावस्था में निष्क्रिय हो जाती है? जल्दी से जल्दी बताओ कौन सी होगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, सबसे अच्छा क्वेश्चन मुझे आज का क्वेश्चन जो है ये सबसे अच्छा क्वेश्चन ये लग रहा है कि कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि जो है वृद्धावस्था में जो है वो क्या हो जाती है? निष्क्रिय हो जाती है। जल्दी से जल्दी भेजो, क्या होगा आंसर? ओके, जसोल सिंह भाटी का सी आंसर, रंजीत सिंह चंदावत सी, और सौरभ नेगी सी। बहुत अच्छा, थाइमस, वेरी गुड बी।
वेरी गुड, बहुत अच्छा, सी 100%। जसोल सिंह भाटी, मुकेश अंबानी भी सी आंसर दे रहे हैं। भाई सीधी सी बात है कि कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि जो है वृद्धावस्था में धीरे धीरे निष्क्रिय हो जाती है, तो थाइमस ग्रंथि। यह ग्रंथि जो होती है वो हमारे कहाँ पर पाई जाती है, तो यहाँ पर पाई जाती है, छाती के अंतर्गत, ठीक है, यानी कि वक्ष के अंतर्गत पाई जाती है। ये चीज ध्यान में रखना है। ओके प्यारे विद्यार्थियों, अब अपने एग्जाम में क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि बच्चों में जो है सबसे अधिक जो है ग्रंथि कौन सी एक्टिव रहती है, या सबसे बड़ी ग्रंथि बच्चों में कौन सी हो जाती है, तो ये थाइमस ग्रंथि का जो आकार जो होता है ना, वो बचपना यानी शिशुअवस्था में सबसे अधिक होता है। फिर धीरे धीरे जो है वो उम्र ढलती जाती है और धीरे धीरे वृद्धावस्था की ओर जाती है, तब तक इसका आकार जो है पतली धागे नुमा रह जाता है, थाइमस का आकार। ओके ये चीज ध्यान में रखनी है। बाकी आपको पता है पीयूष ग्रंथि जो है वो हमारे मस्तिष्क में पाई जाती है। पीयूष ग्रंथि को हम लोग जो है मास्टर ग्रंथि बोलते हैं, बैंड मास्टर ऑफ ऑर्केस्ट्रा ग्रंथि भी इसको कहते हैं, ठीक है। एडिनलिन ग्रंथि की अगर मैं बात करता हूं प्यारे विद्यार्थियों, तो एडिनलिन ग्रंथि जो होती है ना, वो हमारे वक्र के ऊपर पाई जाती है, टोपी नुमा आकार में पाई जाती है, कॉर्टेक्स और मेडुला में जो है बंटी हुई होती है। इसी एडिनलिन ग्रंथि को हम लोग जो है वो करो लड़ो या फिर भागो वाली ग्रंथि भी हम लोग कहते हैं, या फिर इसे हम लोग जो है ट्रिपल एफ यानी फियर फायर एंड फेयर वाली ग्रंथि भी हम लोग जो है इसको कहते हैं। ओके पीनियल का ग्रंथि भी हमारे मस्तिष्क के अंतर्गत पाई जाती है, इसको हम लोग जो है अपने अलार्म ग्रंथि भी कहते हैं, क्योंकि यह ग्रंथि जो होती है ना, वो हमारे सोने व जागने के क्रम पर ये क्या करती है, कंट्रोल करती है, नियंत्रण करती है, बराबर ना। और पीनियल का ग्रंथि के द्वारा जो स्रावी हार्मोन होता है, उस हार्मोन को हम लोग बोलते हैं मेलेटोनिन हार्मोन बोलते हैं, जो कि स्किन को क्या करता है, गोरा करता है। इसके विपरीत जो हार्मोन होता है उसे हम लोग बोलते हैं मिलेनिन हार्मोन, जो कि स्किन को क्या करता है, काला करता है। और मिलेनिन हार्मोन जो होता है वो पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित किया जाता है। ओके तो आगे चले हम लोग नेक्स्ट अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार से है, वो देखो, हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी है, भाई जल्दी से बताओ। हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या जो है वो कितनी है? हाइड्रोजन में समस्थानिकों की संख्या कितनी है? भाई बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, तो इसमें ज्यादा सोचने वाली तो बात है नहीं। देखो क्या होता है इसका आंसर। ओके हाइड्रोजन के कितने समस्थानिकों की संख्या है? तो प्यारे विद्यार्थियों, हाइड्रोजन में समस्थानिकों की संख्या जो होती है वो 3 होती है। कौन कौन सी होती है? फर्स्ट नंबर पे अपने आता है प्रोटेरियम, ठीक है, प्रोटेरियम। सेकंड नंबर की अगर मैं बात करता हूं तो अपने आता है ड्यूटेरियम, ओके। और थर्ड नंबर की अगर मैं बात करता हूं तो तीसरे नंबर पे प्रोटेरियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम। ओके प्यारे विद्यार्थियों, ये प्रोटेरियम को हम लोग P से दर्शाते हैं, ड्यूटेरियम को हम लोग जो है वो किससे दर्शाएंगे, D से दर्शाएंगे, और अपने इसी में से अपन ट्राइटेरियम को T से दर्शाएंगे, बराबर ना। और प्यारे विद्यार्थियों, प्रोटेरियम को हम लोग जो है 1H1 कहते हैं, ड्यूटेरियम को 1S2 से प्रदर्शित करते हैं, और ट्राइटेरियम को 1S3 से प्रदर्शित करते हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ यानी 1H1 में ये वाला जो है ना, इसको बोलते हैं परमाणु क्रमांक बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, परमाणु क्रमांक। ओके और ये ऊपर वाला जो होता है इसको बोलते हैं परमाणु भार कहते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहां से एक क्वेश्चन है कि समस्थानिकों की परिभाषा क्या होती है? तो समस्थानिकों की परिभाषा है जिसके परमाणु क्रमांक क्या हो, समान हो, और परमाणु भार जो है वो क्या है, अलग अलग हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं। और हाइड्रोजन में समस्थानिकों की संख्या कितनी होती है? 3 होती है, प्रोटेरियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम। ये चीज ध्यान में रखनी है। ओके तो आगे चले हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा। ओके हाँ जी, ट्राइटेरियम जो होता है वो रेडियो एक्टिविटी प्रदर्शित करता है, ठीक है। आगे चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला वाला क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार से है, वो देखो कि सबसे भारी कण जो है वो कौन सा है? सबसे भारी कण
अल्फा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से जल्दी इसका आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में मुझे भेजो, जल्दी से भेजो इसका आंसर क्या होगा। भाई इसका आंसर जल्दी भेजो, क्या आंसर होगा। बहुत अच्छा, वेरी गुड। सौरभ नेगी, रंजीत सिंह चंदावत का सबसे पहले आंसर आया, वेरी गुड, बहुत अच्छा, वेरी गुड, क्या बात है, आप सब लोग इतने होशियार हो गए हो, बहुत अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छा। यस, जसोल सिंह भाटी, रोहेल आर्मी, जसोल सिंह, बिसल आर्मी, ओके, आरएलपी अल्फा, वेरी गुड, बहुत अच्छा। प्यारे विद्यार्थियों मुझे 100% पता है कि इस बार आप लोग जो है पेपर में बहुत अच्छी मार्किंग करोगे, सबसे अच्छी मार्किंग। कुछ स्टूडेंट तो मुझे ऐसे भी लग रहे हैं कि 50 में से 50 की मार्किंग करेंगे। इतने अच्छे अच्छे मतलब क्वेश्चनों के आंसर आप लोग जो है फटाफट फटाफट दे रहे हो, बहुत अच्छा, वेरी गुड। इसी तरीके से जो है वो आप लोग मेहनत करते जाइए, आपको जो है एक दिन अपने लक्ष्य जो है वो 100% मिलेगा। ओके, तो अपने यहां से हम लोग देखते हैं सबसे भारी कण कौन सा है। तो प्यारे विद्यार्थियों आपको पता ही है सबसे भारी कण जो होता है वो अल्फा होता है, उसके बाद में हम लोग देखते हैं बीटा, और उसके बाद में अपने पास में आता है गामा, और यही इसकी क्या होती है, आयनन समता होती है। यानी कि आयनन समता का मान जो होता है वो सबसे अधिक किसका होता है, तो अल्फा का होता है, सबसे उसके बाद में बीटा का होता है, उसके बाद में गामा का होता है। प्यारे विद्यार्थियों यहां से अपने एक क्वेश्चन आता है भेदन क्षमता, कि भेदन क्षमता जो होती है वो किसकी सबसे अधिक होती है। तो आपको पता ही होगा कि भेदन क्षमता जो होती है वो सबसे अधिक अपने गामा की होती है, इसके बाद में अपने बीटा की होती है, और सबसे कम जो होती है वो अल्फा की होती है। ओके, तो ये दोनों क्वेश्चन जो है याद रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि आयनन क्षमता किसकी अधिक होती है और भेदन क्षमता किसकी अधिक होती है। यहां से सबसे भारी कण अपना हो जाता है अल्फा, यानी ए नंबर जो ऑप्शन है वो राइट है। ओके, आगे चले हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार से है, वो देखो, आवेश होता है। जल्दी से मुझे इस क्वेश्चन का आंसर भेजो कि आवेश क्या होता है। इलेक्ट्रॉन के परिवर्तन के कारण, प्रोटॉन के परिवर्तन के कारण, न्यूट्रॉन के परिवर्तन के कारण और अणुओं के परिवर्तन के कारण आवेश किसके कारण होता है, ये जल्दी से मुझे इसका आंसर दो, क्या होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों यहां से कुछ ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है, अपने दिमाग पे ज्यादा जोर देने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा अगर आप लोग सोचते हो तो इसका आंसर जो है फटाक से आ जाता है। वेरी गुड, देखो जसोल सिंह का जो है सब आंसर भी आ चुका है, ए आंसर, वेरी गुड। रंजीत सिंह चंदावत, सौरभ नेगी, सोई सिंह, वेरी गुड, बहुत अच्छा, यानी कि ए। तो आपको पता ही होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जब हम लोगों ने विद्युत वाला जो चैप्टर किया था ना, उस चैप्टर में हम लोगों ने स्पष्ट रूप से यह बताया था कि आवेश का प्रवाह जो है किस प्रकार से होता है। ओके, तो आपको पता ही होगा इलेक्ट्रॉन के परिवर्तन के कारण ही क्या होता है, आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो होता है वो नेगेटिव चार्जिंग होता है और प्रोटॉन के ऊपर जो है वो पॉजिटिव चार्जिंग होता है। तो आपको पता ही होगा जैसे ही हम लोगों ने विद्युत वाला जो चैप्टर किया था, उस चैप्टर में मैंने आपको जो है इसके बारे में बहुत अच्छी तरीके से जो है वो समझाया था। ओके, आगे चले हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आगे वाला क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार से है, वो देखो, चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए रेडियो एक्टिव आयु का उपयोग किया जाता है। यूरेनियम, प्लूटोनियम, थोरियम और कार्बन। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग जो है प्रति 1-2 दिन छोड़ के ये क्वेश्चन हमारे सामने जो है ये आता रहता है, ठीक है। इसलिए इस क्वेश्चन को मैं ये चाहता हूं कि ये इस क्वेश्चन का आंसर जो है सभी विद्यार्थी जो है वो सही सही भेजे, कोई भी विद्यार्थी इस क्वेश्चन में जो है वो रॉन्ग नहीं भेजे। गुरुजी आज टाइम चेंज किया है क्या? हाँ जी भाई, आज थोड़ा सा टाइम जो है अब ये हमेशा के लिए यही टाइम रहेगा, ठीक है। तो आप लोगों के लिए, आप लोग बोल रहे थे कि सर सुबह टाइम करो, सर सुबह का टाइम अच्छा रहता है, तो ये लो आज से आपका सुबह का टाइम हो गया, ठीक है, अब आपके लिए सुटेबल हो गया। चलो गुरुजी आज ओके, बहुत अच्छा, यस ए आंसर भेजा है, ए वेरी गुड। कुछ ने जो है ये विशाल आर्मी ने डी आंसर भी भेजा है,
भाई राजा अकेला डी आर्मी कैसे? अरे हाँ जी, ये अरे भाई बिसल आर्मी, पहले क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ भाई। यहां जीवाश्म नहीं लिखा है, यहां चट्टाने लिखा है भाई, ठीक है। तो देखो इधर प्यारे विद्यार्थियों, यहां चट्टाने लिखा है, देख लो, अब जाते जाते देख लो आप में से कितने स्टूडेंट हैं जो कि इस तरीके से ऐसे क्वेश्चनों में जो है बिना देखे समझे जो है सीधा ही भर देते हैं। तो भाई पहले क्वेश्चन को जो है अच्छी तरीके से पढ़ो। चट्टानों की आयु को ज्ञात करने के लिए रेडियो एक्टिविटी का उपयोग किया जाता है। तो सीधी सी बात है, चट्टानों की आयु को ज्ञात करने के लिए हम लोग जो है यूरेनियम का उपयोग करते हैं। 92 यूरेनियम 235 का उपयोग, ये भी चीज ध्यान में रखना है। ओके, तो चट्टानों की आयु को ज्ञात करने के लिए हम लोग जो है यूरेनियम मेथड का उपयोग करते हैं। और यूरेनियम में किस समस्थानिक का उपयोग करते हैं? तो 92 यूरेनियम 235 का उपयोग करते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहां से एक चीज ये भी चीज ध्यान में रखनी है, अगर अपने एग्जाम में ये भी पूछा जाए कि पृथ्वी की आयु या किसी भी ग्रह की आयु अगर हम लोगों को पूछा जाए, तो भी हम लोगों को इसका आंसर क्या देना है? अपने यूरेनियम देना है। क्योंकि आपको पता ही होगा कि पृथ्वी भी एक प्रकार की क्या है? तो चट्टान है। ये चीज जो है आपको अच्छी तरीके से पता है। हाँ जी, कार्बन, भाई कार्बन का उपयोग हम लोग जो है जीवाश्मों की आयु को ज्ञात करने के लिए, जीवाश्म, ओके, जीवाश्मों की आयु को ज्ञात करने के लिए हम लोग जो है कार्बन डेटिंग विधि का प्रयोग किया जाता है। और कार्बन डेटिंग विधि के अंतर्गत हम लोग जो है वो कार्बन 14 का उपयोग करते हैं। कार्बन के 14 समस्थानिक का उपयोग हम लोग जो है करते हैं। ओके, चलो ठीक है, आगे चले हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, वो देखो। यस, हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिकों को कहते हैं। भाई अभी जस्ट 2-3 क्वेश्चन पहले ही हम लोगों ने इस क्वेश्चन को किया था, इसलिए इसमें अब ज्यादा सोचने वाली बात तो है नहीं। मैं जल्दी से बता देता हूं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा ट्राइटेरियम। भाई अभी मैंने जस्ट बताया था कि हाइड्रोजन के जो है वो 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटेरियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम। और ट्राइटेरियम जो है वो अपने रेडियो एक्टिविटी प्रदर्शित करता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन को जो है आपको कहीं दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और इसका आंसर जो है डी आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे चले हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार से है, वो देखो। दूध को मथने से इसमें से क्रीम अलग हो जाती है क्योंकि, जल्दी से मुझे इसका आंसर भेजो, क्यों हो जाता है? कि दूध को भाई मथने से इसमें से क्रीम अलग क्यों हो जाती है? जल्दी से इसका आंसर भेजो, क्यों अलग हो जाती है? तो आपको पता ही होगा कि अपकेंद्रीय बल उसमें लगेगा। हाँ जी, वेरी गुड, बहुत अच्छा, सभी का आंसर आ गया है। बहुत अच्छा, रंजीत सिंह चंदावत का आंसर सबसे पहले आया है। वेरी गुड, बहुत अच्छा, सबसे फास्ट आंसर आ रहा है, बहुत अच्छा, ए आंसर भेजा है। ठीक है भाई, अपकेंद्रीय बल होगा, सीधी सी बात है। कौन सा बल होगा? अपकेंद्रीय बल। प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रखना है ना, एक होता है अपकेंद्रीय बल और एक होता है अभिकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल वहां पर कार्य करेगा जो सिर्फ और सिर्फ अपने अभिकेंद्रीय बल जो है वहां पे कार्य करेगा जो सिर्फ और सिर्फ क्लॉकवाइज दिशा में ही घूमता है। जो घड़ी की दिशा में जो वस्तु घूमती है ना, उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ अभिकेंद्रीय बल कार्य करता है। जो वस्तु घड़ी की दिशा तथा विपरीत दिशा दोनों ही दिशा में घूमती है, उसके ऊपर जो है अपने अपकेंद्रीय बल कार्य करता है। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं कह दूं, दूध को मथने से, जैसे कि आपने अपने घर पे किया होगा, 1 और 1 2 क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, जिस प्रकार से, यानी ये दोनों तरफ से मशीनें भी जो आती है दूध को मथने के लिए, उसमें भी 2 तरह के स्विच होते हैं, एक तरफ क्लॉकवाइज घुमाने के लिए, दूसरी तरफ एंटी क्लॉकवाइज घुमाने के लिए। इसी प्रकार से वॉशिंग मशीन एक बार क्लॉकवाइज और एक बार एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि अपकेंद्रीय बल। इसी प्रकार से यहां से अभिकेंद्रीय बल ओनली फॉर जो है घड़ी की दिशा में ही घूमती है। जैसे कि मौत के कुएं में मोटरसाइकिल का घूमना, तो उसके ऊपर कौन सा फोर्स कार्य करता है?
तो अभिकेंद्रीय बल। ग्रह जो है सूर्य के चारों तरफ एक ही दिशा में घूमते हैं तो उसके ऊपर कौन सा बल कार्य करेगा, तो वो अपने बल होगा अभिकेंद्रीय बल। ओके, तो प्यारे विद्यार्थियों यहां से ये कुछ और भी एग्जाम्पल है, जैसे कि नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन का घूमना, यानी इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा फोर्स लगेगा, तो अभिकेंद्रीय बल लगेगा। ओके, तो प्यारे विद्यार्थियों ऐसे क्वेश्चनों को हम लोग जो है बहुत अच्छी तरीके से देखेंगे। ठीक है, आगे चले हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार से है, वो देखो। ध्वनि की गति सबसे तेज होती है, भाई जल्दी से इसका आंसर भेजो कि ध्वनि की गति जो है वो सबसे तेज किस में होती है? जल में होती है, वायु में होती है, कांच में होती है, या फिर ग्लिसरीन में होती है? हाँ जी बिल्कुल, चलो भाई ठीक है भाई, ओके। हाँ जी, तो प्यारे विद्यार्थियों ध्वनि की गति जो होती है सबसे ज्यादा आपको पता ही है वो ठोस में होती है, उसके बाद में द्रव में, और सबसे कम जो है वो गैस में होती है। ओके, वायु में जो है वो ध्वनि की चाल जो है वो कितनी होती है, तो 323 मीटर पर सेकेंड होती है, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। और इसमें अगर मैं देखूं कि सबसे ठोस क्या है, इन सब में ठोस जो होता है वो अपना सी है, यानी कि कांच, इनमें जो है सबसे ज्यादा होगी। प्यारे विद्यार्थियों यहां से अपना ये चीज आंसर आ जाता है। ठीक है, इन सब में जो है ठोस क्या होगा, तो कांच होगा, यानी इसमें ध्वनि की चाल जो है वो सबसे तेज होगी। ओके, चलो ठीक है, आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? जल्दी से, वही इस क्वेश्चन को जो है ज्यादा कुछ समझने वाली तो है नहीं, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि पृथ्वी जो है सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना पूरा करती है। तो पृथ्वी जो है सूर्य का एक चक्कर लगाती है तो उसे हम लोग जो है क्या कहते हैं, अपने पूरा का पूरा उसे हम लोग परिक्रमण कहेंगे, जिसकी कारण अपने क्या होती है, ऋतुओं में परिवर्तन होता है। और ये टाइम कितना लगता है, तो 365 सही 1/4 दिन, यानी कि 365 सही 1.5। ओके, ये चीज ध्यान में रखना है, इसमें कुछ ज्यादा सोचने वाली बात तो है ही नहीं, ये मुझे पता है, सबको पता है। ओके ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है, आगे चले हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चुंबकीय फ्लक्स जो होता है वो किसकी इकाई होती है? बस सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे सिंपल, चुंबकीय फ्लक्स जो होती है वो किसकी इकाई है? तो भाई इसमें पास्कल जो होती है वो किसकी इकाई है? दाब। ठीक है, अब मुझे जल्दी से जल्दी जो है इसका आंसर कमेंट बॉक्स में, वेरी गुड, बहुत अच्छा, यस। भाई इसमें क्या सोचने वाली है? वेबर, चुंबकीय फ्लक्स, ठीक है ना, इसमें ज्यादा सोचने वाली इकाई नहीं है। ओके, आगे चले हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और सबसे लास्ट क्वेश्चन अपना है आज का, ये इस प्रकार से कि ठोस से वाष्प बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो भाई ये चीज ध्यान में रखना कि ठोस को वाष्प बनाने की प्रक्रिया जो होती है, यानी ठोस से डायरेक्टली किस में बदल जाता है? वाष्प में, और वाष्प से डायरेक्टली किस में बदलता है? ठोस में। इसके बीच में गैसीय अवस्था जो है वो आती नहीं है, तो वो कौन सी हो जाती है? ऊर्ध्वपातन। और ऊर्ध्वपातन को इंग्लिश में कहते हैं सब्लिमेशन, इसलिए कई बार जो है सब्लिमेशन लिखा हुआ आता है, इसलिए इस क्वेश्चन को भी जो है वो ध्यान में रखना है। ओके, तो प्यारे विद्यार्थियों आज के अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज हम लोग जो है यहीं पे फिनिश कर रहे हैं। आज के अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस खत्म होते हैं, कल फिर हम लोग जो है ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपके सामने जो है सॉल्व करवाएंगे। ओके, तो आप लोग जो है कंटिन्यू जो है अपने सत्यकेतु डिफेंस एकेडमी के लाइव सेशन से जुड़े हुए रहिए। अपने जितना भी जो है आपको किसी भी प्रकार की कोई जानकारी इंफॉर्मेशन चाहिए, जैसे कि क्लास का अभी टाइम कैसे कितने बजे चल रहा है, कितना टाइम का चेंज हुआ है, तो वो सभी आपको जो है अपने स्क्रीन बोर्ड पर आपको जो है सत्यकेतु डिफेंस एकेडमी के जो ऑफिस नंबर है, कांटेक्ट नंबर है, उस कांटेक्ट नंबर को दे रखा है, तो आप लोग वहां से कांटेक्ट करके सब कुछ जानकारी ले सकते हो।
फिर भी अगर आप लोग कांटेक्ट नहीं करके पूछना चाहते हैं तो आप सत्यकेतु डिफेंस एकेडमी के ऐप से जुड़ जाइए। ऐप में आपको सब प्रकार की जानकारी मिल जाएगी, टेलीग्राम पे भी आपको सभी प्रकार की जानकारी मिल जाएगी। ओके, और सत्यकेतु डिफेंस एकेडमी के आप लोग जो है यूट्यूब चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दो। ओके, तो आज की क्लास आपको कैसी लगी ये कमेंट में जो है आपको जरूर लिखकर बताना है कि कैसी लगी और कैसी नहीं लगी। ठीक है, तो कल फिर हम लोग जो है ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आएंगे। तब तक के लिए आप सभी को मेरा जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।